नमस्कार। हम लोग इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरह से मध्यकालीन युग से निकलकर आधुनिक युग के अंदर इंग्लैंड के अंदर राजाओं और जो संसद के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसके अंदर दिनों दिन उत्तरोत्तर संसद है वो शक्तिशाली बनती जा रही थी। हमने लंकेस्ट्रियन युग तक का अध्ययन किया था जिसके अंदर की जो कि पार्लियामेंट के उत्कर्ष का काल था। उसके बाद में अल्पकाल के लिए 1461 से लेकर 1485 तक इंग्लैंड के अंदर यार्क वंश का शासनकाल रहा था, जिसके अंदर पार्लियामेंट का विकास है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हुआ था। लेकिन उसके बाद में ट्यूडर काल प्रारंभ होता है 1485 से लेकर 1603 ईस्वी तक, जिसके अंदर हेनरी सप्तम है, हेनरी अष्टम है, एडवर्ड षष्ठम है, मैरी और एलिजाबेथ, ये निरंकुश शासक हैं। इन्होंने इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर जो शासन किया था, इन्होंने जो ये सारे के सारे शासक क्या थे कि इन्हें जो बहुत ही निरंकुश थे और इन्होंने बहुत सी परंपराओं को तोड़कर मनमाने तरीके से इन्हें जो शासन किया था। लेकिन उनके परिणाम हमेशा संसदीय विकास के लिए हितकर ही सिद्ध हुए थे। वास्तव में हम देखते हैं तो ट्यूडर काल का जो संसदीय इतिहास है वो एक विचित्र विडंबना लिए हुए है। यानी कि एक और तो निसंदेह है यहाँ पर है जो मतलब निरंकुश शासकों के प्रभुत्व का काल है ये, लेकिन दूसरी ओर संसद भी सत्ता की हिस्सेदार बनती जा रही थी। तो ट्यूडर राजाओं ने निरंकुश शासन करते हुए भी पार्लियामेंट का समर्थन प्राप्त किया था और ट्यूडर राजा हम कह सकते हैं कि सदा संसद के साथ रहे थे, उसके ऊपर या उसके बिना कभी नहीं रहे थे। इस घराने की जो अंतिम शासिका थी महारानी एलिजाबेथ, वो संतानहीन थी। गद्दी का जो निकटतम अधिकारी था वो स्कॉटलैंड का जेम्स था। तो 1603 ईस्वी के अंदर एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद में जेम्स प्रथम है वो है जो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है और इंग्लैंड के अंदर स्टुअर्ट वंश का है जो अस्तित्व है वो आता है। स्टुअर्ट वंश जो 1603 ईस्वी से लेकर 1688 ईस्वी तक रहता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो स्टुअर्ट वंश है उसके जो शासक हैं जेम्स प्रथम है, चार्ल्स प्रथम है, चार्ल्स द्वितीय है और जेम्स द्वितीय है, ये सारे के सारे जो है जो मतलब है ना जो शासक थे, ये इन्होंने संसद की है ना जो महत्ता को नहीं समझा था और वो है जो अपने ने जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो वापस है ना जो राजा की शक्तियों के अंदर वृद्धि करना चाह रहे थे और संसद की और जनता की वो उपेक्षा वो निरंतर करते चले जा रहे थे। तो इसलिए 1688 के अंदर जेम्स द्वितीय के समय के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक क्रांति होती है जिसको कि कहते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इसमें कहा जाता है कि एक बूंद भी रक्त बहाए बिना इंग्लैंड की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति अथवा शानदार क्रांति कहते हैं। क्या थी ये जो शानदार क्रांति और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो गौरवपूर्ण क्रांति है, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि शासक राजा और जो पार्लियामेंट के बीच में सत्ता और जो शक्ति को लेकर जो संघर्ष चला था और जिसके अंदर जो पार्लियामेंट है वो विजयी हुई थी, उसको जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो इसके पीछे जो कारण था उसके अंदर सबसे पहला कारण था स्टुअर्ट शासकों का निरंकुश होना। हम देखते हैं कि स्टुअर्ट शासक थे वो हमेशा ही कानून और धर्म और आर्थिक क्षेत्र में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का जो प्रयास कर रहे थे। इन्होंने शासकों ने जनता की स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए थे और बीच बीच के अंदर ये है जो संसद को है जो उसकी जो बैठकें होती थी उसको है जो समाप्त करके संसद को ही भंग करने का इन्होंने प्रयास किया था। इसी तरह से इन्होंने जो जेम्स द्वितीय था उसने परीक्षण अधिनियम को है जो रद्द कर दिया था। परीक्षण अधिनियम क्या था, ये हम देखते हैं कि 1673 में परीक्षण अधिनियम बनाया गया था, जिसके अनुसार कोई भी कैथोलिक न तो उच्च पद प्राप्त कर सकता था न ही उच्च शिक्षण संस्थाओं को में शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन जेम्स द्वितीय था, इसने इस अधिनियम को रद्द कर दिया और कैथोलिकों के लिए इनके द्वार है वो खोल दिए। लेकिन प्रोटेस्टेंट जनता थी
और जो चर्च था उसने इसकी इन है ना जो चीज़ों का है वो विरोध किया था। दूसरा जो कारण आता है शासकों की धार्मिक नीति। अब देखिए, हम यहाँ पर जो पूरे के पूरे जितने भी है ना जो कारण हैं इंग्लैंड की क्रांति के, उसके अंदर जो मूल जो चीज़ है, मूल हम देखेंगे कि मूल कारण है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में संघर्ष, यानी कि धर्म है वो मूल कारण है। यहाँ पे हमें समझ लेना है कि धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि चर्च था वो प्रोटेस्टेंट था, अधिकतर जो जनता थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। तो यहाँ पर कैथोलिक थे, उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन स्टुअर्ट शासक थे वो कैथोलिक थे, और इस वजह से धर्म एक है ना जो मुख्य कारण है ना जो बन गया था संसद और है जो शासक के बीच में, एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्ष का मुख्य कारण ये बन गया था। तो जो कैथोलिक है ना जो स्टुअर्ट शासक थे वो कट्टर कैथोलिक थे, और उन्होंने जो कैथोलिकों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई थी, और उन्होंने कैथोलिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। जब प्रोटेस्टेंटों ने इसका विरोध किया तो जो जेम्स द्वितीय ने हाई कमीशन नामक एक न्यायालय की स्थापना की, जिसकी कि सारे के सारे सदस्य कैथोलिक थे। इस वजह से ना जो इसका विरोध है वो पादरियों द्वारा भी किया गया, और जनता और जो संसद को ना जो जेम्स द्वितीय की जो कैथोलिक प्रोत्साहन की नीति थी वो पसंद नहीं आई। इसके बाद में हम देखते हैं सैनिक शक्ति में वृद्धि। जैसा कि आपको पता है कि जो कोई भी निरंकुश शासन है वो सैनिक है जो शक्ति के बिना है जो बिल्कुल भी एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है। तो जेम्स द्वितीय जानता था कि निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए उसके पास में एक शक्तिशाली सेना का होना आवश्यक है, जो कि है ना जो राजा के प्रति स्वामी भक्त होनी चाहिए, और विद्रोहियों को भी है ना जो उसी से उन विद्रोहियों का सफाया किया जा सकता है। तो इसलिए है ना जो मतलब उसने है ना जो अपना जो सैन्य विस्तार है उसको है ना जो प्रारंभ कर दिया था, और उसकी जो उसने सेना की संख्या बढ़ाकर है जो 30,000 कर दी थी। इसी तरह से 1685 में जो सेना में जो 9,000 गार्ड थे उनकी संख्या को बढ़ाकर इसने ने जो 16,000 कर दिया था। और विशेष बात ये थी कि ना जो सेना के अंदर ज़्यादातर कैथोलिकों को नियुक्त किया गया था, और जो आयरिश निवासी थे उनको ना जो सुरक्षा सैनिक के रूप के अंदर रखा गया था। तो ऐसे इससे ना जो जनता में उसके प्रति रोष है वो बढ़ता चला गया था। अगली जो है ना जो हम करते हैं बात अगले कारण की, वो है विदेश नीति। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड की विदेश नीति वो है ना जो फ्रांस के इशारों पर चलाने का निश्चय किया था, और इसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि उसको वहाँ से जो फंडिंग मिल रही थी, यानी कि धन और जो सहायता है ना जो उसको सैन्य सहायता है वो मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है ना जो हम देखते हैं कि फ्रांस क्या था कि है ना जो एक है ना जो कैथोलिक राज्य था, और वहाँ पे प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार हो रहे थे। तो इस कारण है जो इंग्लैंड की जनता थी उसने जो फ्रांस के साथ में जो राजा के जो मित्रता के संबंध था उसका ना जो उसने विरोध किया था, और उनको ये चीज़ है वो बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रही थी। अगला जो कारण है कि विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। हम देखते हैं कि उस समय शिक्षा पर है जो चर्च का प्रभाव था, इसलिए जेम्स ने इस ओर भी ध्यान दिया और उसने उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैथोलिकों को नियुक्त किया। हम देखते हैं कि जैसे मैकडोनाल्ड है जो कॉलेज है जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित था, उसके अंदर उसका जो अध्यक्ष था वो कैथोलिक जेम्स पार्कर है, उसको नियुक्त किया गया। इसी तरह से एक जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था उसका जो एक उपकुलपति था जिसने ना जो एक कैथोलिक पादरी को ना जो डिग्री देने से मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको ना जो हटा दिया गया, और उसकी जगह पर है ना जो एक है ना जो कैथोलिक है ना जो कैथोलिक को है ना जो उपकुलपति बनाया गया। तो इस तरह से जो विश्वविद्यालय में जो हस्तक्षेप की नीति थी उसके कारण भी जनता के अंदर है जो विरोध है वो बढ़ने लगा। अगला जो कारण हम देखते हैं वो है विशेष न्यायालयों की स्थापना। हम देखते हैं कि ना जो 1641 के अंदर क्या था कि ना जो दीर्घकालीन पार्लियामेंट चली थी इंग्लैंड के अंदर, उसने
सभी प्रकार के जो असाधारण न्यायालय थे उनका अंत कर दिया था। असाधारण न्यायालय वो होते थे जो कि ना जो देशद्रोह और इस तरह के जो कई तरह के जो होते हैं उसके अंदर बिना है ना जो मुकदमा चलाए लोगों को है ना जो दंडित कर देते थे। तो ऐसे न्यायालयों को का अंत कर दिया था। लेकिन जेम्स द्वितीय ने जेम्स द्वितीय था, उसने हाई कमीशन कोर्ट नामक न्यायालय की पुनर्स्थापना की थी। तो इस जो संस्था का उद्देश्य था वो मनमाने ढंग से किसी को भी सज़ा देना था। तो और एक और चीज़ थी कि इस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था और इसके जो अन्य 6 न्यायाधीश थे वो सारे के सारे कैथोलिक थे और इन्होंने ने जो अनेक निर्दोष लोगों को मृत्युदंड दिया था और असंख्य लोगों को देश से निर्वासित कर दिया था। तो इस तरह से है जो जेम्स द्वितीय के प्रति जनता के अंदर है जो आक्रोश के अंदर है वो वृद्धि है वो और भी ज़्यादा होती गई। अगला जो कारण आता है वो है जेम्स द्वितीय की आयरिश नीति। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स द्वितीय ने आयरलैंड में कैथोलिकों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था और उसने एक जो कट्टर कैथोलिक था उसको आयरलैंड का गवर्नर बनाया था और आयरलैंड की सेना में काम कर रहे प्रोटेस्टेंटों को उसने उनके पदों से हटा दिया था ज़्यादातरों को। तो उसकी जो ये आयरिश नीति थी उससे भी जनता है वो काफ़ी असंतुष्ट हो गई थी। इसके बाद में हम देखते हैं 7 बिशपों पर मुकदमा, जो अगला कारण आता है। 1687 के अंदर और 1688 में जेम्स द्वितीय ने जो दया की घोषणा की थी, जिसके अंदर जो कि ये जो दया की घोषणा क्या थी, जिसके अंदर सभी वर्गों को जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी कि यानी कि सभी धर्म हैं उनको है जो अपने धर्म की जो लोगों को धर्म की है जो स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन इंग्लैंड की जनता ने स्वतंत्रता की आड़ में की गई कैथोलिकों को प्रोत्साहन देने की ये जो नीति थी, यानी कि जो राजा था उसकी वास्तविक जो मंशा थी वो कैथोलिकों को प्रोत्साहन देने की थी। तो यहाँ पर है जो इसका है जो विरोध है वो जनता द्वारा किया गया। इसके अलावा एक था कि ना जो बिशपों द्वारा ये जो धार्मिक है ना जो स्वतंत्रता की जो घोषणा थी, इसको ना जो चर्च के अंदर है जो प्रार्थना करते समय बिशपों द्वारा इस घोषणा का उद्घोष किया जाना था, यानी कि जो इसको इसकी घोषणा करनी थी। तो बिशपों ने जो काफ़ी सारे जो बिशप थे उन्होंने इस घोषणा को दोहराने से मना कर दिया था। उसके अंदर ऐसे 7 पादरियों के अंदर कैंटरबरी है उसका आर्क बिशप भी था। तो जेम्स ने इनको न जो मतलब राजद्रोही घोषित कर दिया, इन पादरियों को इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन लंदन की जो जूरी थी उन्होंने ऐसे जो 7 पादरी थे उन सारों को न जो निर्दोष घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर न जो राजा की जो प्रतिष्ठा है उसको काफ़ी न जो धक्का लगा और ये भी एक न जो कारण है वो उसका हो गया क्रांति का। तात्कालिक कारण के अंदर हम देखते हैं कि जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म होना। अभी हम देखते हैं कि अभी तक जो अधिकांश जनता थी वो जेम्स द्वितीय की निरंकुशता को ये सोचकर सहन कर रही थी कि भाई कोई बात नहीं है ना, जो ये कब तक है ना जो जिंदा रहेगा। वो काफ़ी वृद्ध हो चुका था जेम्स द्वितीय, तो और उसके कोई है ना जो पुत्र भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में था कि ये जब है ना जो मर जाएगा तो उसके बाद में जो उसकी पुत्री थी और बेटी और दामाद थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो उनको था कि ना जो उसके बाद में है ना जो क्योंकि इसके कोई भी पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री ही है ना जो सत्ता की अधिकारिणी बनेगी। लेकिन 10 जून 1688 को जब उनको पता चला कि जेम्स की जो द्वितीय कैथोलिक रानी थी उसने एक है ना जो पुत्र को जन्म दिया है, तो उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब है ना जो जिस समय के अंदर है ना जो बिशपों के ऊपर 7 बिशप थे उसके ऊपर है ना जो मुकदमा चल रहा था, उसी समय ना जो कैथोलिक रानी के ना जो पुत्र का जन्म होता है। और क्योंकि ना जो जनता के अंदर है ना जो मतलब उत्तेजना की लहर है ना जो इस समय चरम सीमा पे थी, तो उन्होंने ना जो मतलब है ना जो जेम्स द्वितीय की बेटी और दामाद को है ना जो बुलाने का निश्चय किया। और जो दोनों राजनीतिक दल थे, व्हिग दल था और टोरी दल था, उसने भी है ना जो मैरी और विलियम को हॉलैंड से बुलाने का निश्चय किया और इनको है ना जो मतलब है ना जो बुलाकर संयुक्त रूप से है ना जो इंग्लैंड का शासक बनाना निश्चित किया। इस प्रकार से इंग्लैंड के अंदर निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। नमस्कार।